नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास हमारी ये रहने वाली है वो आरएस 2026 की इंटीग्रेटेड तैयारी किस प्रकार से करें, अर्थात प्री और मेंस की तैयारी को साथ में लेके कैसे चले ताकि हम प्री में भी अच्छा स्कोर कर पाए और जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी हम तैयार रहे। हमें जो प्रीलिम्स के बाद में या प्री का रिजल्ट आने के बाद में जो मुख्य परीक्षा के लिए समय मिलता है, कई स्टूडेंट उस समय में अपना पूरा सिलेबस तैयार नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में उनके स्कोर कम रह जाते हैं और उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि कुछ महीने पहले आरपीएससी ने अपना पाठ्यक्रम बदला आरएस परीक्षा को लेकर। तो आरएस परीक्षा में या उसके पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तन के साथ ही आरपीएससी ने यह डिक्लेयर कर दिया या आरपीएससी ने घोषणा कर दी कि मई यानी कि 3 मई को आरएस का प्रीलिम्स करवा दिया जाएगा और नवंबर तक जो है इसका मुख्य परीक्षा भी करवा दिया जाएगा। तो फरवरी का महीना चल रहा है और अपने पास में जो है समय कम बचा है। अब इस समय में हमें एक इंटीग्रेटेड तैयारी की जरूरत है, एक ऐसी रणनीति की जरूरत है ताकि हम एक ही सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ ले जो कॉमन सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी ऐसी कर ले कि हमें जो है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में जो मुख्य परीक्षा के लिए जो समय मिले उनमें वही टॉपिक करें जो कि मुख्य परीक्षा उपयोगी है। इससे क्या होता है कि कम समय में हम अधिक एफिशिएंसी के साथ अच्छा वर्क करके मेंस में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है आरएस 2026 को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए एक इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे की जाए उस पर एक क्लास आधारित रहने वाली है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार से प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है और आरएस 2026 में अपनी बढ़त बनानी है और फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है प्री और मेंस का सिलेबस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक कॉमन है जिनको एक साथ लेके पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और प्री और मेंस दोनों को देखते हुए पढ़ना है, और कुछ टॉपिक जो सिर्फ प्रीलिम्स में है और कुछ टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है उसको किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो अपना है, पहला टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो है संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये जो है ये पहला टॉपिक है प्री के सिलेबस का। वहीं अगर हम बात करें कि भी मेंस के सिलेबस में, तो मेंस के सिलेबस में भी ये के टॉपिक दे रखा है, संविधान सभा, उसका प्रभाव एवं स्रोत, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य। यानी कि ये टॉपिक जो है कॉमन टॉपिक है। अब ये प्री में भी है और मेंस के सिलेबस में भी है, तो क्यों ना इसकी एक ही तैयारी कर दी जाए, एक ही बार तैयारी कर दी जाए। यानी कि जो 3 मई को आरपीएससी द्वारा आरएएस का प्री का एग्जाम करवाया जाएगा, तो उसी की वैधता को देखते हुए तो इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ा जाए, इस तरह से मजबूत किया जाए ताकि मेंस के लिए इसको दोबारा न पढ़ना पड़े। एक क्विक रिवीजन के माध्यम से ही हम इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं मेंस में उसमें अच्छी बढ़त हासिल कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेटेड तैयारी करना आवश्यक है। इन दोनों को एक साथ पढ़ लेने से क्या होगा कि मेंस के लिए जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक कम समय खाएगा या इसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। बस शर्त है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तब इस टॉपिक को जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप पढ़ लो ताकि आगे समय खराब ना हो। अब जो है प्री में जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो है उद्देशिका और नागरिकता। यानी कि ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, यानी कि पीएमबल, संविधान की जो प्रस्तावना है पीएमबल जो है उसको सिर्फ आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से पढ़ना है, और नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो है उसको भी आपको जो है प्रीलिम्स की दृष्टि से या प्री
परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ना है। लेकिन मेंस में जो नया चैप्टर जुड़ा है या नया जो टॉपिक जुड़ा है वो है संविधान का दार्शनिक आधार। अब ये संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? तो संविधान का दार्शनिक आधार ये है दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान को बना रही थी तो संविधान में उसकी प्रकृति, उसके मूल्यों को इसमें शामिल किया गया जो कि इसके दार्शनिक आधार कहलाए, जैसे कि समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है। ठीक है, ये सभी ऑल ओवर चीजें जो है ये संविधान के दर्शन को बताती है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें पढ़ना है। अब ये चीजें कहां हैं? तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। इसमें भी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो ये संविधान के दार्शनिक आधार ही है। ठीक है, तो यहां पर इनको अच्छे से विस्तार से पढ़ने से क्या होगा कि मेंस का जो ये टॉपिक है संविधान का दार्शनिक आधार वो तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संघीय सरकार जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये संघीय सरकार का जो स्वरूप है ये मेंस में भी है। अब मेंस में कहां है? देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो है ये कार्यपालिका के अधीन आता है। ठीक है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है वो प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है, प्रीलिम्स के अधीन अंतर्गत हमें पढ़ना है, तो ये मेंस के अंदर भी हमें पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सेम जो है मेंस में भी है। यानी कि संसद को यहां पे विधायिका बोला गया है। ठीक है, न्यायपालिका की बात करें तो यहां सिर्फ न्यायपालिका दे रखी है, लेकिन यहां पर जो है पूरी की पूरी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, आभासी न्यायालय, ई कोर्ट और ई समितियां, यानी कि न्यायपालिका का पूरा चैप्टर हमें यहां दे रखा है। यानी कि मोटा मोटा ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है दोनों एक ही है। प्रीलिम्स में भी ये चीजें हैं और मेंस में भी ये चीजें हैं। तो जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो क्यों ना हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, ताकि ये जो चैप्टर है मेंस में, जब मेंस की हम तैयारी करें तो वहां पर ये हमारा टाइम खराब ना करे और एक क्विक रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन से ही हम इसमें अच्छी बढ़त बना सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि संघीय सरकार जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, सेम चीजें यहां पर भी है। यहां पर भी कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका के कुछ इसमें एडवांस फॉर्म दे रखे हैं, जैसे कि आभासी यानी कि वर्चुअल कोर्ट, ई कोर्ट और ई समितियां यहां पे जो दे रखी है, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन टारगेट करते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए ताकि हमें मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए ज्यादा समय मिल सके, और वे टॉपिक जो कि पूर्ण रूप से मेंस में उनको अच्छा करने का समय मिलता है। इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब यही होता है दोस्तों कि सफलता के और नजदीक पहुंच जाना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर मेंस स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, तो आप देखते हैं कि उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो इंटीग्रेटेड तैयारी करता है, एक प्रॉपर वे में चलता है, एक रणनीति बना के चलता है, तो फाइनली फाइनल लिस्ट में, सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है उसमें अपना नाम दर्ज पाता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो है ये सेम टॉपिक मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है, इसका इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहिए। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध प्रीलिम्स में भी है। ठीक है, और यहां पर दे रखा है भारत में संघवाद और उभरती हुई प्रवृत्तियां, यानी कि ये एक प्रकार से केंद्र राज्य संबंध की ही बात कर रहा है। ठीक है, दोनों में केंद्र राज्य संबंध आ गए। ठीक है, भारत में संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियां और यहां पे दे रखा है केंद्र राज्य संबंध, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है, इनकी इंटीग्रेटेड तैयारी करने से समय बचेगा। ठीक है, अब वे टॉपिक जो कि पूर्ण रूप से मेंस में है और पूर्ण रूप से प्री में है, उन टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपातकालीन प्रोविजन, यानी कि जो आपातकालीन प्रोविजन है जिसमें अनुच्छेद 300, 352, 356, अनुच्छेद 352,
यहां से समझिएगा दोस्तों। अब मेन इसके आपातकालीन प्रोविजन की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो ये चीजें हैं प्री के सिलेबस में, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से प्री के सिलेबस में हमें पढ़ना है, ठीक है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार, शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार मतलब नगर पालिकाएं, नगर परिषद, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, नगर परिषद, इनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नीति आयोग, ये भारत सरकार की महत्वपूर्ण बॉडीज है। ये भारत के नीति निर्माण में या शासन संचालन में महत्वपूर्ण इकाइयां है, महत्वपूर्ण आयोग है, संस्थाएं हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, अब अगर चुने जाते हैं तो कितने सालों तक काम करते हैं, इनके वेतन भत्ते कौन तय करता है, ठीक है, इनका वर्क क्या रहता है, ठीक है, ये अर्ध निकाय बॉडी, अर्ध न्यायिक बॉडी होती है नहीं होती है, ठीक है। तो इनका कार्य क्षेत्र क्या है, इन सभी पर इनके जो सिफारिशें है, बाध्य है या परामर्शदात्री है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये पूर्ण रूप से प्रीलिम्स का हिस्सा है। लोक नीति, लोक नीति का मतलब होता है पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जनता के लिए जो पॉलिसी बनती है वो होती क्या है, कैसे बनती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। नागरिक चार्टर, पब्लिक चार्टर, यानी कि नागरिक चार्टर एक ऐसा संहिता होती है जो कि हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी कार्यालय में लिखा होता है। क्या लिखा होता है कि पब्लिक के प्रति हमारे ये दायित्व है, पब्लिक हमसे ये चीजें मांग सकती है, हम इतने समय में ये इन चीजों की जानकारी दे देंगे, हमारी ये कर्तव्य है, पब्लिक का ये कर्तव्य है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर का मतलब होता है उस डिपार्टमेंट या उस विभाग का नागरिकों के प्रति क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है, उन सभी को एक संहिता में लिख दिया जाता है। जैसे ही हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं, सरकारी कार्यालय में जाते हैं, तो हम कई एक बोर्ड पे लिखा पाते हैं कि ऑफिस इतने बजे खुलता है, इतने बजे बंद होता है, अगर आपको शिकायत करनी है तो यहां करनी है, इस नंबर पे करनी है, शिकायत करोगे तो हम इतने समय में जो है आपको परिणाम घोषित करेंगे या परिणाम आपको देंगे, ठीक है। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो आप इस नंबर पे शिकायत करें। यानी कि डिपार्टमेंट की जो चीजें होती है, डिपार्टमेंट जनता के प्रति किस प्रकार से वफादार है, उन सब चीजों को कहां पे लिखा जाता है, नागरिक चार्टर में लिखा जाता है। तो इस चीज को पढ़ना है। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि जनता के लिए सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, जो नीति बनाई है, ठीक है, या फिर कहे जितने भी विभाग है, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी संस्थाएं हैं, उनका क्या खर्चा रहा है, कितना खर्चा रहा है, किस पे खर्चा रहा है और किस पे नहीं रहा है, कितना कमाया है, कितना गवाया है, कितना पड़ा है, कितना खर्च कर दिया है, इन सभी का ब्यौरा क्या कहलाता है, सोशल ऑडिट कहलाता है। ये कौन करता है, कैग करता है, और भी कई सारी संस्था है जो करती है। तो इस पर हमें पूर्ण रूप से जानकारी लेनी है, ये प्रीलिम्स का पार्ट है। शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि सरकार का जो शिकायत निवारण तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, परिवहन में सफर करते हैं तो एक शिकायत नंबर लिखा हुआ होता है, ट्रेन में भी एक शिकायत नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब हर विभाग का एक शिकायत निवारण तंत्र होता है, उसमें हम विभाग की कमियों को देखते हुए उसमें शिकायत डालते हैं। फिर शिकायत के लिए कितने दिनों में जो है कार्रवाई होगी तो फिर कितने दिनों में परिणाम घोषित किए जाएंगे। वो सभी, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग शिकायत निवारण तंत्र होता है, तो उसमें वो सब लिखा होता है, ठीक है। तो यहां पर ग्रीवांसेस सिस्टम के बारे में बात करनी है, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में कि भाई ये किस प्रकार से काम करता है और ये क्यों उपयोगी है सरकार में या जनता के लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। लोकपाल, यानी कि अन्ना हजारे के आंदोलन से लोकपाल नामक संस्था उभरी। लोकपाल करता क्या है, लोकपाल कुछ नहीं करता। लोकपाल का एक ही काम है, प्रधानमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के सभी अधिकारियों पर, चाहे ग्रुप ए के हो, बी के हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, उन पर यह नजर लगाए रखता है। एक कैमरा है, यानी कि भारत सरकार का या कहे भारतीय जनता का एक कैमरा मात्र है जो कि सब पे नजर रखता है कि गलत काम कौन कर रहा है।
अगर प्रधानमंत्री भी गलत काम करता है तो लोकपाल उस पर कार्रवाई कर सकता है और पूछ सकता है प्रधानमंत्री जी अगर 1 रुपया भी है तो ये कहां से आया आपके पास, इसका हिसाब दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे काम करता है, कौन इसका सदस्य बन सकता है, क्या काम ये करता है। ठीक है, अब ये वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं है। सबसे बड़ा इसका क्वेश्चन ये बनता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता प्रासंगिकता को लेके क्वेश्चन बनता है। क्यों क्वेश्चन बनता है वो आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तब बनेंगे, जब पढ़ेंगे इसको अच्छे से। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसका जो गठन किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और केंद्र सरकार बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता पे क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, इसका भी कुछ ऐसा ही काम होता है, भ्रष्टाचार को रोकना, जो गलतियां हो रही है सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा उसको पकड़ना। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, ये क्या करता है, सभी विभागों की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। जब भी कोई भी जनता इंफॉर्मेशन मांगती है तो ये एक नियत समय में इंफॉर्मेशन देता है जनता को, केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये सारा जो है, ये जो येलो येलो में दिख रहा है आपको, येलो कलर में, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जो कि प्रीलिम्स में आपको बढ़त दिलवाएगा और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करवाएगा। ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, जिसकी इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है आपको। ठीक है, और ये जो पिंक कलर में आपको जो दिख रहा है, पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा है दोनों तरफ, ये भी एक कॉमन टॉपिक है जो कि इंटीग्रेटेड तैयारी मांगता है। ऑरेंज कलर में या जो हल्के रेड कलर में दिखना है दार्शनिक आधार, ये मेंस में नया जोड़ा गया है। और या येलो कलर में जो उद्देशिका और नागरिकता है, ये प्रीलिम्स के सिलेबस में एक नवीनतम विषय के रूप में जोड़ा गया है, जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी स्पेसिफिक। ठीक है, अब मेंस स्पेसिफिक बात करें कि मेंस में ही क्या पढ़ना है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के टॉपिक है, तो वो कौन कौन से टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। पहला है आधारभूत लक्षण का सिद्धांत। ये अब आधारभूत लक्षण किसके है, तो संविधान के। किसके हैं, संविधान के आधारभूत लक्षण सिद्धांत। मतलब आधारभूत लक्षण इतना सा समझिए, शब्द क्रिटिकल देने से उसके अंदर का मैटर क्रिटिकल नहीं हो जाता। इसका मतलब यही है संविधान की विशेषता। क्या है, संविधान की विशेषताएं, और इन विशेषताओं में एक है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान का मूल ढांचा। ठीक है, तो संविधान की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आधारभूत लक्षण सिद्धांत में आती हैं, जिनमें बेसिक स्ट्रक्चर भी एक संविधान की विशेषता है, नवीनतम विशेषता है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग से संविधान की विशेषताओं को यहां मेंस स्पेसिफिक पढ़ना होता है। ठीक है, संविधान यानी कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कैसे संशोधन किया जाता है, संशोधन का क्या प्रोसेस रहता है। लोकसभा में बिल आता है, राज्यसभा में जाता है, राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, फिर संशोधन होता है। ठीक है, साधारण बहुमत पर अगर दोनों सदन सहमत ना हो तो संयुक्त बैठक का भी प्रोविजन है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि ये संपूर्ण जो तैयारी है ये हम कहां पढ़ेंगे, ये संशोधन प्रक्रिया के अधीन हम पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख संशोधन, अब संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं, सबको तो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्रमुख का मतलब होता है यहां पे, जैसे कि 24वां, 42वां, 44वां, 39वां। ठीक है, ये जो संशोधन है जो कि प्रमुख संशोधन माने जाते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अब नवीनतम संवैधानिक विकास और न्यायिक निर्णय। अब ये भाषा यहां पे क्लिष्ट है। नवीनतम संवैधानिक विकास और न्यायिक निर्णय का मतलब होता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे क्या क्या निर्णय दिए हैं जिनके माध्यम से संविधान में बदलाव किया गया है या संविधान में कुछ चीजें जुड़ी हुई है। जैसे कि अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 21 का विस्तार करके इतना विस्तार कर दिया गया कि बहुत से फैसले जो सर्वोच्च न्यायालय के थे, बैठने का अधिकार, सोने का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार, तो ये सब बाद में आए हैं, पहले नहीं थे, ये बाद में आए हैं। तो संवैधानिक विकास जो हुआ है न्यायिक निर्णयों के अधीन हुआ है।
तो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ऐसे कौन कौन से अधिकार है जो संविधान में जुड़े हैं, या ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो कि संविधान में हुए हैं, और संविधान का जो रूप है और विस्तृत हुआ है, इन चीजों को हमें यहां पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मोस्टली यहां पर इंडिकेट किस चीज को कर रहा है, तो मोस्टली यहां पर इंडिकेट कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? निर्णय दिए गए हैं, और इन निर्णयों के माध्यम से संविधान में, किसमें, संविधान में क्या बदलाव हुए हैं, या संविधान का जो विस्तार है वो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो कहां कहां हुआ है और कितना कितना हुआ है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक नैतिकता, इन सभी को मैं साफ कर देता हूं। अरे यार, पूरा ही साफ हो गया। तो संवैधानिक नैतिकता को समझेंगे कि भाई संवैधानिक नैतिकता होती क्या है। तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि संवैधानिक नैतिकता, यह है संवैधानिक नैतिकता। तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब समझिए, मेन स्पेसिफिक टॉपिक है। संवैधानिक नैतिकता का मतलब होता है मित्रों कि जो संविधान में बातें की गई हैं उससे इतर जाके समाज का कल्याण करना। यानी कि संविधान जो है वो एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, विधि का पुंज ही नहीं है, बल्कि संविधान इस चीज के लिए भी प्रेरित करता है कि अगर किसी अन्य बात को लेकर संविधान में जो लिखी है उसके इतर अगर कोई बात है और जनता को परेशान कर रही है, जैसे कि मान लो, आप यहां समझिएगा, संविधान में बात की गई है समानता की, ठीक है, संविधान में समानता की बात की गई है, लेकिन क्या आज आपको लगता है कि समानता है? आज भी देखो आर्थिक रूप से विषमता है, आज भी जातिगत अस्पृश्यता है, आज भी हम कहते हैं कि भाई तू फला जाति का है, मैं फला जाति का हूं, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, स्वर्ण है, ये पिछड़ा है। बात समझ में आई? यानी कि संविधान में समानता है, ठीक है, बंधुता है, क्या आज देखने को मिलती है? तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब ही यही होता है कि जो संविधान में मूल्य दे रखे हैं उनको वास्तव में, यानी कि उनकी निष्ठा को अपने अंदर रखना, उनके प्रति आस्था पैदा करके उनके प्रति या उनके सिद्धांतों के आधार पर चलना ही क्या कहलाता है? संवैधानिक नैतिकता कहलाता है। ठीक है, यानी कि नैतिक, मॉरल, ठीक है, संविधान में दे दिया, बस राजी नहीं होना है, अपन को भी अपनाना है। जैसे कि मौलिक कर्तव्यों में लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो बातें हैं उनको दिल में संजोए रखे। ठीक है, तो बात वही है, संवैधानिक नैतिकता का मतलब ही वही है कि संविधान में जिन मूल्यों की बात की गई है अपने दिल में संजोए, उनके प्रति सच्ची आस्था निष्ठा रखे और उसके जैसा ही अपना जीवन कल्चर जीवन शैली आधारित करे, उसके ऊपर या उसके अनुसार अपनी जीवन शैली बनाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, रूपांतरणकारी संवैधानिकता, यानी कि ट्रांसफॉरेबल, यानी कि इसको बोलते हैं रूपांतरणकारी, यानी कि रूप बदल देती है संवैधानिकता। रूप बदलना कैसे? अब हर समय तो रूप बदलेगी नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां हम इंसान भी अपना रूप बदल देते हैं। तो भारत के संविधान के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि भारत का संविधान जो है एक जीवित दस्तावेज है। तो क्यों नहीं ये अपना रूप बदलता भी है। कैसे? इसके संशोधन प्रक्रिया, यानी कि जब जब समाज में कुछ वैमनस्य, कुछ विषम परिस्थिति आएगी तो संसद जो है संविधान जो है अपना रूप बदलेगा, उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। ठीक है, इसीलिए तो अनुच्छेद 368 लगा रखा है अपन ने, जिसके माध्यम से संशोधन करके इसमें नए प्रोविजन किए जाते हैं। तो संविधान अपना रूप बदलता है, संविधान जड़ नहीं है, विधि का पूंजी नहीं है जिसमें कानून है बस है। लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार जब चीजें बदलती हैं, जब नई नई समस्याएं आती हैं, तो संविधान भी जो है अपना रूप बदलता है। तो क्या बदला है, कैसे बदला है, ठीक है, कौन कौन सी नई बातें इसमें जोड़ी गई है, ठीक है, और किन किन पुरानी चीजों में संशोधन किया गया है। यानी कुछ चीजें पुरानी भी थी। ठीक है, अगर संविधान में रूपांतरणकारी संवैधानिकता नहीं होती, ठीक है, अगर भारत में रूपांतरकारी संवैधानिकता नहीं होती तो हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी पुरानी बातें थी, पुराने कानून थे जिनको आज खत्म कर दिया गया है। और वो खत्म किया गया है तो उसका उदाहरण है ये रूपांतरणकारी संवैधानिकता।
इसी के चलते संविधान में पुरानी नीतियों को, रूढ़ियों को हटाया गया है और नए नियम कानून लाए गए हैं, या ऐसे कानून भी जो कि समाज के लिए बाधा है, बैरियर है, उनको हटा दिया गया है। और यह प्रमाण है रूपांतरकारी संवैधानिकता का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमें पढ़नी है सिर्फ मींस के सिलेबस में। ठीक है, अब हम बात करें, ये पूरी की पूरी चीज जो है ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। तो अब क्या चीज है देखते हैं। भारत के लोकतंत्र में दलीय प्रणाली, यानी कि भारत के लोकतंत्र है, दल भी है। कितने दल है? क्षेत्रीय दल है, राज्य दल है, राष्ट्रीय दल है। इनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से दल है, इनकी क्या विचारधारा रहती है। ठीक है, विकास द्वारा चिन्हित समकालीन बदलाव। ठीक है, यानी कि भारत के लोकतंत्र में दलीय प्रणाली के विकास द्वारा चिन्हित समकालीन बदलाव। भारत की जो दलीय प्रणाली है उसमें वक्त दर वक्त क्या परिवर्तन आए हैं, उन्हीं परिवर्तनों को यहां पढ़ना है। समकालीन बदलाव यानी कि इन राजनीतिक दलों में क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, जब हम राजनीतिक दलों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इनके बदलावों को भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उभरता क्षेत्रवाद, ठीक है, और गठबंधन पुनर्संयोजन यानी गठबंधन की सरकार, यानी कि क्षेत्रवाद जो एक समस्या है जो कि शुरू से है लेकिन अभी थोड़ी इन दिनों बहुत ज्यादा हावी हो रही है, क्षेत्रवाद की समस्या। कैसे? सुनिए, बीच में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। ये क्या है? एक तरह का क्षेत्रवाद है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा गठबंधन पुनर्नियोजन, पहले भी गठबंधन की सरकारें बनती थी, आज भी बनती है, यूपीए, एनडीए। ठीक है, पहले भी बनती थी। तो इनके बारे में पढ़ना है कि अगर गठबंधन की सरकार है तो क्या नफे नुकसान है। ठीक है, इन पास्ट के कौन कौन सी सरकारें रही, कैसी कैसी सरकारें रही, और अभी भी है तो आज भी गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इससे पहले यूपीए की सरकार थी। तो इन सरकारों से जनता को क्या नफा और नुकसान है, देश को क्या नफा नुकसान है, उस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट जो होता है पॉलिटिशियन के अंदर ही काम करता है। नेता जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ द हेड, नेता ही होता है, और उस नेता के नीचे ब्यूरोक्रेट होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें पॉलिटिशियन के नीचे काम करना है तो हमें पॉलिटिक्स की जानकारी भी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहचान आधारित राजनीति से मुद्दा केंद्रित एवं समावेशी राजनीति की ओर परिवर्तन। आप यहां समझिएगा, पहचान आधारित राजनीति से मुद्दा केंद्रित और समावेशी राजनीति की ओर, मतलब यह बहुत बड़ा विषय है। कैसे? पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले लोग क्या करते थे कि पहचान आधारित वोट देते थे। पहचान आधारित वोट कैसे? ये यादव है तो यादव बहुल क्षेत्र में खड़ा हो गया, यादव जनसंख्या सोचे कि नहीं यादव है इसी को वोट देना है, भले काम ढेले भर का नहीं किया हो, पहचान ढेले भर की नहीं हो। ठीक है, गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो। ठीक है, किसी को भी अगर खड़ा कर देती पार्टी जातिगत जनसंख्या को देख के कि या एक्स कम्युनिटी की जनसंख्या है, या राजपूत कम्युनिटी की जनसंख्या है, या ब्राह्मण कम्युनिटी की जनसंख्या है, या यादव है, या सैनी है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को इंडिकेट करते थे पहले लोग कि यहां इस जाति की जो है जनसंख्या ज्यादा है तो उस जाति को दे देते थे। यादव को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, राजपूत को दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो लोग जो होते थे जाति आधारित लामबंद हो जाते थे, और जब जाति आधारित लामबंद हो जाते थे तो वो फिर वोट किसको देते? अपनी जाति वाले को देते कि भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देंगे, यदुवंशी है तो यदुवंशी को देंगे, राजपूत है तो राजपूत को देंगे। यानी कि पहचान आधारित राजनीति थी। अब काम क्या हो रहा है नहीं पता, काम क्या करेगा नहीं पता, क्या अच्छा काम करेगा या भ्रष्टाचार करेगा नहीं पता, बस वोट देना है क्योंकि हमारी जाति का है। तो इसको कहते हैं पहचान आधारित राजनीति। ठीक है दोस्तों, ठीक है, विकास ये हो गया मुद्दा केंद्रित। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसमें कुछ परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? अब जनता होशियार हो गई है। अब जनता को बहलाया नहीं जा सकता कि भाई नहीं नहीं तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को वोट दो। नहीं, अब जनता पढ़ लिख ली है, जनता तार्किक हो गई है, जनता होशियार हो गई। अब जनता को चाहिए मुद्दे। मुद्दे क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है तुमने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया है तुमने, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, अब जनता होशियार हो गई है, जनता
अब वो नहीं रही है कि भाई हम अब जाति के आधार पर वोट देगी या नहीं, अब मुद्दा केंद्रित बातें करो, जनता आपको वोट देगी। और जनता का अब रुख हो गया है मुद्दा केंद्रित, अब पहचान आधारित नहीं है। अब जनता खुद समझने लग गई है डिफेंस में क्या काम हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या हो रहा है। तो ये चीजें हैं मुद्दा केंद्रित, अब चीजें आने लग गई है। और समावेशिता, समावेशिता का मतलब क्या है, समाज के हर वर्ग को अब पॉलिटिक्स में जोड़ा जा रहा है। यानी कि अब समावेशिता की बात हो रही है, यानी कि राजनेता या राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि अब जो विकास है उस छन छन के समाज के अंतिम हिस्से पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अब जो है पहचान आधारित राजनीति नहीं रह गई है, अब मुद्दा केंद्रित हो गई है और समावेशिता को लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें पढ़ना है कि भाई कैसे। ठीक है, मोटा मोटा आप इतना समझिए। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी यानी कि लैंगिक भागीदारी की बात हो रही है, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी पढ़ना है कि भाई कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, इसके बारे में भी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से जो राजनीतिक दल है वो लामबंदी कैसे कर रहे हैं, यानी कि डाटा एनालिसिस के माध्यम से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज ये तय करते हैं कि भाई जनता के मन में चल क्या रहा है, जनता को कैसे भ्रमित कर सकते हैं। फेक न्यूज, डीप फेक, इसके माध्यम से जो है लामबंद किए जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक धर्म विशेष के प्रति दोनों एक दूसरे के लोगों को लामबंद किए जा रहे हैं। राइट, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये डाटा एनालिसिस के माध्यम से हो रहा है। डाटा देखने के बाद में जो है जनता के माइंड से खेला जा रहा है, एआई के माध्यम से, डाटा के माध्यम से। यानी कि आज इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय समाज में ये बात बहुत चर्चाओं का विषय है कि डाटा इज अ न्यू फ्यूल। यानी कि अब पेट्रोल डीजल ईंधन नहीं रह गया है, अब डाटा ही जो है एक न्यू फ्यूल बन के सामने आया है। और डाटा के माध्यम से ही एक देश दूसरे देश के डाटा चुराता है। तभी तो हमने चाइना के बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया। क्यों कर दिया? हमारा डाटा चुरा रहा था। तो ठीक इसी प्रकार से इंटरनली डाटा का प्रयोग राजनीतिक दल जो है एआई के माध्यम से, डाटा एनालिसिस के माध्यम से अपने वोट बैंक को बनाने के लिए करते हैं। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझनी है। ठीक है, अब इनके आर्थिक सामाजिक निहितार्थ। अब आर्थिक सामाजिक मतलब राजनीतिक सामाजिक निहितार्थ। राजनीति को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, राजनीति को क्या नुकसान होगा और समाज को क्या नुकसान होगा। ठीक है, ये जो एआई के माध्यम से लामबंद कर रहे हैं लोगों को अपने अपने पक्ष में, तो इसका समाज पे क्या नुकसान होगा? नुकसान तो जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। पॉलिटिक्स को क्या फायदा होगा? पॉलिटिक्स को थोड़ा नुकसान तो ज्यादा फायदा तो होगा ही, नुकसान तो हो ही रहा है। तो इसके क्या नफे नुकसान है, ये चीजें हमें यहां पे अच्छे से पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, मतदाता व्यवहार, मतदान को लेकर मतदाता के क्या रुझान है, ठीक है, वो पढ़ना है। नोटा का भी एक बटन दे रखा है ना, वो इसी में पढ़ना है, मतदाता व्यवहार, ताकि मतदाताओं के रुझानों को जानकर देखा जा सके कि भाई कितने लोग मतदान से जो है इत्तेफाक नहीं रखते या कहे खुश नहीं है, तो उसके लिए अलग से नोटों का भी एक बटन दिया जाता है। तो मतदाता व्यवहार को अच्छे से पढ़ेंगे। मतदाता क्या सोचता है, क्या कैसे मतदान होता है, मतदान का प्रोसेस क्या होता है, ईवी क्या है, वीवीपैट क्या है, ठीक है, वो होता है ना तो वोट देने का, ठीक है, वीवीपैट बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, ईवीएम जिसको बोलते हैं। निर्वाचन सुधार, यानी कि निर्वाचन में क्या सुधार हुआ है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें अभी एसआईआर चल रहा है, गहन पुनर्निरीक्षण, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की प्रणाली, यानी कि जो लोग चुने जाते हैं अपने हर स्तर पर अलग अलग चुने जाते हैं। विधायक जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, सीएम जो होता है विधायक चुनते हैं, सांसदों को जनता चुनती है, तो प्रधानमंत्री को सांसद चुनते हैं, राष्ट्रपति को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा भी चुना जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से भी जो है चुनाव होते हैं। तो इन सभी चीजों को कहां पढ़ना है? इन्हीं चीजों में पढ़ना है, भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्य प्रणाली। ठीक है दोस्तों, फिर हमें पढ़ना है यहां पे क्या पढ़ना है? भारतीय राजनीति में विकसित समकालीन प्रतिमान, यानी कि भारतीय राजनीति में विकसित समकालीन प्रतिमान। विकसित समकालीन प्रतिमान का मतलब यह होता है कि आज इस समय, आज के जमाने में, आज के समय में राजनीतिक दलों ने अपने कार्य करने के तरीकों में
अपनी सत्ता संचालन के तरीकों में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या बदलाव किया गया। प्रतिमान का मतलब ही ये होता है कि अपनी कार्य पद्धति में बदलाव। तो क्या बदलाव किए हैं उन चीजों को समझेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की, यानी कि आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। तो दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या हमें पढ़ना है। अब जब देश की सुरक्षा की बात हो रही है तो इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। कौन सी चीजें हैं? ये इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा सिलेबस है। तो आंतरिक सुरक्षा, सबसे पहले समझो आंतरिक सुरक्षा क्या है। आंतरिक सुरक्षा का मतलब यह होता है कि भारत की सीमाओं के अधीन जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी सुरक्षा करना इंटरनल सिक्योरिटी कहलाता है। अब ये सीमाएं कहां हैं? भारत की समुद्री सीमाओं के भीतर हो, भारत की अंतरिक्ष सीमाओं के भीतर हो, भारत की जो राज्य सीमाओं के भीतर हो, जितने भी लोग रह रहे हैं, यानी कि 125 करोड़ जो लोग रह रहे हैं, जो जनता पर शासन करने वाली जो बॉडीज है, संसद हो चाहे और भी आयोग हो, उन सभी की रक्षा करना, ये आंतरिक सुरक्षा है। और रक्षा हर प्रकार से करना जो है जनता को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसको बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा। अब इस आंतरिक सुरक्षा के सामने क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों को पढ़ना। आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, नक्सलवाद है, ठीक है, शहरी नक्सलवाद है, क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकता है। ये क्या है? एक प्रकार से खतरे हैं, बहुत से हैं, ये तो कुछ नॉर्मल है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े और भी सारे खतरे हैं। सर डेटा इज ए न्यू फ्यूल, डेटा का भी खतरा है। तो ये सब क्या है? आंतरिक सुरक्षा के सामने खतरे हैं। अब इनको रोका कैसे जाए, तो ये भी हमें पढ़ना है। इनको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इनको रोकने के लिए कुछ एजेंसियां गठित की गई है, एनआईए है, आईबी है, रॉ है, सीआईए है, ठीक है, सीबीआई है, और भी कई सारी जो है एजेंसियां है जो कि इन मुद्दों पर बातचीत करती है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखती है। तो इन खतरों से कैसे निपटा जाए, कौन निपटता है, क्या संस्था है, इनके क्या क्षेत्राधिकार है, इनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, इनके क्या क्या अधिकार है, ये कैसे काम करती है, ठीक है, इनकी भूमिकाएं क्या है, ठीक है, इनकी उपादेयता के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है, इनकी प्रासंगिकता को भी देखेंगे। तो आंतरिक सुरक्षा आप समझ गए होंगे दोस्तों। इनके सामने खतरे क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। सुरक्षा बल, एक ही इन खतरों को दूर करने के लिए कुछ सुरक्षा बलों को गठित किया गया है। तो वो कौन कौन सी एजेंसियां है, क्या उनके अधिदेश यानी कि शक्तियां हैं, उनको जो पावर अथॉरिटी क्या क्या दे रखी है, फिर उनकी भूमिका क्या रहती है, और आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियां, यानी कि सुरक्षा प्रबंधन में क्या क्या चुनौती आती है जब हम किसी चीज को रोकने के लिए निकलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई खेत है और खेत में नीलगाय घुस जाए, तो नीलगाय घुस जाती है तो हम क्या करते हैं कि डंडा उठा के भागते हैं। अब जब डंडा उठा के भागते हैं तो आपने ये सोचा कि नीलगाय वापस पलट के अपन को मार दे, तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, समझ रहे हैं आप? नीलगाय तो वापस मार सकती है, अपने पास डंडा है तो अपन नीलगाय को मार सकते हैं, तो नीलगाय भी तो वापस आके हमला कर सकती है। तो उस हमले से बचने के लिए अपने पास क्या सुरक्षा उपाय है, इसी को बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को हमें पढ़ना है कि भाई नीलगाय वापस आके मार गई तो, समझ रहे हो, खतरा तो उस समय भी है। तो ये चीजें जो है ये आंतरिक सुरक्षा को रोकने के लिए या आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन को लेकर क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर ये बातचीत है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान, यानी कि राजस्थान की पॉलिटी से क्या क्या मेंस में है और क्या क्या प्रीलिम्स में है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम प्रीलिम्स की प्री की बात करें तो प्री में ये जो सिलेबस है ये सिर्फ और सिर्फ प्री का सिलेबस है, ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्री में पढ़ना है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है, मेंस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, यानी कि राजस्थान की कार्यपालिका, राजस्थान की कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की विधानसभा यानी कि विधायिका हो गई, ये राजस्थान की विधायिका है क्योंकि राजस्थान एक सदनीय विधायिका को लिए हुए हैं, तो लोकसभा इसमें विधानसभा है। राजस्थान का उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय और अन्य न्यायिक निकाय और एडवोकेट जनरल
इसको क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है मित्रों, वो सरकार का पर्सनल वकील होता है, जो कि सरकार के हाईकोर्ट में केसेस लड़ता है, सरकार को कानूनी सलाह देता है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये हमको प्री के या प्रारंभिक सिलेबस में, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में हमें पढ़ना है। न्यायपालिका भी हमें पढ़ना है। तो ये चीजें जो है ये स्पेसिफिक प्रीलिम्स में हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मुख्य सचिव से लेकर तहसीलदार तक, यानी कि पूरी हायरार्की, चाहे मुख्य सचिव हो और भी डिप्टी डायरेक्टर हो, ठीक है, विभागीय निदेशक हो, आयुक्त हो, जिला कलेक्टर हो, जिला मजिस्ट्रेट हो, पुलिस एसपी हो, या उपखंड अधिकारी या तहसीलदार हो, यानी कि एक राज्य स्तर के ब्यूरोक्रेट से लेकर तहसील स्तर के ब्यूरोक्रेट तक की पूरी हायरार्की आपको पढ़नी है। मुख्य सचिव क्या करता है, मुख्य सचिव का क्या कार्य है, फिर इसके अलावा विभागीय निदेशक यानी डायरेक्टर क्या करते हैं, आयुक्त क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है, एसपी क्या करता है, एसडीएम क्या करता है, तहसीलदार क्या करता है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करें तो आगे है लोक सेवा आयोग, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि आरपीएससी, जो कि आपको एसडीएम बनाएगी, आरएस बनाएगी, आरपीएससी। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके सदस्य कैसे नियुक्त होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि अभी आरपीएससी पे एक बहुत बड़ा आक्षेप लगा था। ठीक है, और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया था। ठीक है, बहुत बड़े लोगों ने इस्तीफा भी दिया था और बहुत बड़े बड़े अधिकारी झिले भी थे, इसमें एक प्रकरण हुआ था। तो इसीलिए इसको शामिल किया गया है। सदस्य कैसे चुन के आते हैं, कैसे हटाए जाते हैं, क्या काम है, क्या दायित्व है। ठीक है, तो इसीलिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करता है, तो नगर पालिका और पंचायतों को चुनाव करवाता है। राज्य आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कैसे चुन के आता है, कितने समय के लिए चुन के आता है, कौन सदस्य होंगे, कौन मेंबर्स होंगे, ठीक है, कितने समय के लिए होंगे, क्या वेतन भत्ते रहेंगे, कैसे इनको पद से हटाया जा सकता है, क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, काम क्या है, दायित्व क्या है, पावर्स क्या है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग वो ही काम करता है, सभी डिपार्टमेंटों की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है और ये जनता को जरूरत पड़ने पर देता है, जब भी जनता मांगती है तब इंफॉर्मेशन ये देता है। ठीक है, महिला आयोग, महिला आयोग का क्या काम है, सदस्य कैसे चुनते हैं, क्या काम होता है, सिविल बॉडी के रूप में काम करता है, ठीक है, या जुडिशियरी बॉडी के रूप में काम करता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होगी। राजस्व मंडल जो कि अजमेर में है और राजस्व का कामकाज करता है। ठीक है, इसका डायरेक्टर कौन होता है, हायरार्की सारी इसकी पढ़नी पड़ेगी, क्या काम रहता है। और सबसे मोटी बात, पशु जनगणना, क्या, पशु जनगणना, पशु जनगणना, पशु जनगणना भी ये करवाता है हर साल, मतलब जब भी इनको समय मिलता है, एक नियत समय होता है, उस नियत समय पर ये पशु जनगणना भी कराता है। जितने भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं सब राजस्व मंडल के पास में होता है। ठीक है, लोकायुक्त, यानी कि जब केंद्र में लोकपाल था, लोकपाल, जब केंद्र में लोकपाल था तो राज्यों में लोकायुक्त नाम से एक पद गठित किया गया और लोकायुक्त भी यही करता है, राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, क्लास ए बी सी डी, जितने भी अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, जनता के सेवक जो होते हैं, उन पर ये नजर बनाए रखता है। गलत काम करोगे तो ये आके रोकेगा। ठीक है, इसके क्या कार्य है, क्या दायित्व है, ठीक है, ये सब पढ़ना होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आगे का जो मामला है वो ये है, राजस्थान में पंचायती राज और नगर पालिकाओं का प्रशासन। राजस्थान में जो पंचायती संस्था है वो कैसे काम करती है, इसको कितने विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, तो हमें 2 अमेंडमेंट भी पढ़ना पड़ेंगे, 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से भी इनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, कैसे काम करते हैं, क्या काम इनका रहता है, सरपंच है तो कैसे चुनता है, वार्ड पंच होते हैं, क्या होते हैं, कैसे चुन के आते हैं, कितना समय होता है, इनका कार्यकाल रहता है, नगर पालिकाओं के क्या काम है, मेयर कैसे चुनते हैं, पार्षद कैसे चुनते हैं, चेयरमैन कैसे चुनता है, क्या काम रहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं है,
73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट को भी इसके संदर्भ में पढ़ना पड़ता है। अब ये कि ये चीज कॉमन चीज है, अब ये कॉमन चीज कहां है, ये मेंस के सिलेबस में भी है। तो मेंस के सिलेबस में कहां है, ये रही पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय सुशासन, इसकी संरचना, इनके सामने मुद्दे और चुनौतियां। मुद्दों का मतलब है वे विषय जिन पर इनको काम करना है, ठीक है, इनके विषय क्या है जिन पर इनको काम करना है, मुद्दे और चुनौतियां जो है कि काम करेंगे तो क्या क्या चुनौतियां आएगी इनके सामने। तो ये चीज जो है कॉमन है प्री और मेंस में, इसकी इंटीग्रेटेड, यानी कि इसको एक बार ही पढ़ लिया जाए प्री में, तो मेंस में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, इंटीग्रेटेड तैयारी। अब हम बात करें सिर्फ मेंस में क्या क्या है, तो मेंस में कुछ चीजें जो है सिर्फ मेंस में, कहां है, सिर्फ मेंस में। पहली चीज है राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि लोग कितना बढ़ चढ़ के राजनीति में भागीदार हो रहे हैं या भागीदारी कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़नी है। यानी कि प्रतिमान, प्रतिमान के मतलब यही होता बदलाव, यानी कि राजनीतिक सहभागिता में क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। नेतृत्व और मतदान व्यवहार, मतदाताओं का व्यवहार क्या है, जैसे कि हमने पीछे समझा। राज्य में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रहती है, ठीक है, क्या भूमिका रहती है, गठबंधन की सरकार क्या है, कैसे है, ठीक है। राजस्थान की राजनीति में नवीन आयाम और उनके सामने क्या मुद्दे हैं, राजनीति यानी कि जो अभी हाल ही में नवीन आयाम, मतलब ऐसा समझिए कि वक्त के साथ हर चीज में बदलाव होता है, तो राजनीतिक दलों में भी बदलाव हुआ। अब जब ये बदलाव हो रहा है तो नए ढांचे में ढलने के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं को यहां पे पढ़ना है। राजनीति यानी कि राजस्थान में सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, कौन बनाता है। अब जो बनाने वाला है, यानी कि रूपांतरण का मतलब होता है बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी का रूपांतरण बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना। अब कौन सी संस्थाएं बनाती है, क्या प्रक्रिया रहती है बनाने की, हितधारक मतलब किन के लिए वो योजना बनाई जा रही है, और कार्यात्मक संबंधी बाधाएं, यानी कि योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चुनौती आएगी, उनको हमें पढ़ना है। ई गवर्नेंस की बात हो रही है, ई शासन, ठीक है, ई शासन की क्या उपलब्धियां है, यानी कि क्या अचीवमेंट कर लिया हमने और क्या चुनौतियां आई। ई शासन का मतलब होता है नेट इंटरनेट का जमाना है और नेट इंटरनेट के माध्यम से ही दरवाजे तक, घर की दहलीज तक सरकार को ले जाना। मोबाइल में भी सरकार को जो है ऐप लॉक कर देना, मोबाइल में सरकार को समा देना, ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें घर बैठे मोबाइल के माध्यम से करवा देना, बिल जो है घर बैठे भर देना। ये क्या है, ये सब ई गवर्नेंस है। इससे क्या उपलब्धियां हुई है वो देखना है, और इन क्या क्या चुनौतियां है इसके बारे में भी देखना है, ठीक है। तो ये जो 3-4 टॉपिक है, यानी कि शुरू लास्ट के 3 और शुरू के 2, ये सिर्फ मेंस में है, और ये पंचायती राज वाला जो है ये प्रीलिम्स के अंदर भी है। दोनों मतलब एक कॉमन टॉपिक है जो दोनों में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, यह है इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक, यानी कि जो कि सिर्फ मेंस में आता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है सिर्फ मेंस का सेगमेंट है और मेंस का सिलेबस है, तो मेंस के रिगार्डिंग ही इसको पढ़ना पड़ेगा। ये प्री में नहीं आता, ये सिर्फ मेंस में पढ़ना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो शीत युद्ध के बाद के परिवर्तन, ठीक है, अमेरिका की प्राधान्यता, बहुध्रुवीयता क्या है, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, इसकी विशेषता, प्रमुख वैश्विक शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ भारत के क्या संबंध है, यानी कि इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और भारत की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर जो है इंडिया की, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है इंडियन डायस्पोराज, मतलब भारतीय प्रवासी, ठीक है, प्रवासी भारतीय। कुछ क्षेत्रीय और वैश्विक मंच है जिनमें भारत की भूमिका को देखना है, जैसे कि यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, ईयू है, आसियान है, ब्रिक्स है, G20 है, क्वाड है, I2U2 है, ओकस है, दक्षिण है, इसमें क्या भारत की भूमिका होती है और क्या रोल प्ले करता है। जलवायु और हरित कूटनीति में भारत का नेतृत्व, कॉप शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ, ठीक है। यानी मिशन लाइफ का मतलब ये होता है ऐसा जीवन, यानी कि ऐसा जीवन जो कि पर्यावरण
के अनुकूल हो, अनुकूल हो, क्या हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, ठीक है। भारत की विदेश नीति में समकालीन रणनीतिक उपक्रम, इनको पढ़ना है कि समकालीन क्या क्या डिवाइसेस है जो हम अपना, डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसी नीति या कूटनीति या ऐसे मुद्दे जो कि भारत की समकालीन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो इन चीजों को हमें पढ़ना है। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण आरएस 2026 को लेकर इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे करनी है और किस प्रकार से करनी है, ताकि आपका समय बच सके और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सके और आप एज अ राजस्थान सरकार में ब्यूरोक्रेट बन सको। उसके लिए स्मार्ट तरीके की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिनको एक साथ पढ़ लेना ही समझदारी होती है, जो कि आपका समय बचाता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बढ़त हासिल करवाता है। तो ये थी अपनी संपूर्ण इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की तैयारी। अब होता यह है कि बच्चे के सामने एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? जब वो भी कॉपी किताब खोलता है और सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठता है और एक समय के बाद में उसको आलस आने लगता है, उनको लूज फील होने लगता है, उसका मोटिवेशन लूज हो जाता है, उसको ऐसा लगता है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा मार्गदर्शन वो ढूंढने की कोशिश करता है और मार्गदर्शन के अभाव में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट असफल हो जाते हैं और उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हम आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम लाए हैं। एक प्रोग्राम लाए हैं सक्षम 60, यानी कि 60 दिन का एक प्रोग्राम रहने वाला है आरएस जंक्शन स्टडीज का। इस 60 दिन के प्रोग्राम में आपको आरएस प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी की करवाई जाएगी और आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या विशेष रहने वाला है, ताकि आपको तैयारी में आनंद आए और तैयारी करने का अच्छा एक मौका मिले। 60 दिन के भीतर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, एक अच्छा सा मार्गदर्शक आपको मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या क्या तैयारी की है, तो हमारे जो फीचर्स है इसमें है कंप्लीट नोट्स, यानी कि जो अपडेटेड नोट्स है नए सिलेबस के रिगार्डिंग, जो आरपीएससी की जो नया सिलेबस आया है, जो करेक्शन हुए हैं, तो अपडेटेड नोट्स उन नए नवीनतम टॉपिक्स के साथ अच्छी तरह बनाए हुए, डीप एनालिसिस और विशेषज्ञता के साथ, जो हमारे कंटेंट राइटरों की जो विशेषज्ञता है उनके साथ, जो उनके दिमाग की उपज के माध्यम से जो अच्छे से गहन तरीकों से, अच्छे से सोर्सेस के माध्यम से जो न्यू नोट्स बनाए गए हैं, वो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर इसके बाद में टॉपिक वाइज 50 एमसीक्यूज आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसमें 30 सवाल जो होंगे वो मूल सब्जेक्ट के होंगे, कोर सब्जेक्ट के, यानी कि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे और इसमें 10 क्वेश्चन आपको मैथ एंड रीजनिंग के आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस डेली होती रहे और आपके फंडे और कंसेप्ट क्लियर होते जाए, ताकि आप जो है प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सको और क्वालिफाइंग कर सको, ठीक है। डेली प्रैक्टिस होगी, ठीक है, इन क्वेश्चंस की, और फुल टेस्ट, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट भी आपको करवाए जाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, सभी यही क्वेश्चन होंगे, मूल सब्जेक्ट होगा, करंट अफेयर्स होगा, मैथ रीजनिंग होगा, तो उसका फुल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। डाउट सेशन भी होंगे, यानी कि हमारे जो विशेषज्ञ फैकल्टीज है, विशेषज्ञ इंटेलेक्चुअल पर्संस है, जो कि आपके डाउट सेशन लेंगे और आपका हर एक कंसेप्ट, एक राय के दाने जितना भी जो है, अगर आपका डाउट है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा और भरसक प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो और आपके मार्ग जितने भी कांटे हैं, जितनी भी बाधाएं, वो दूर हो जाए, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा जब भी टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद में प्रॉपर आपको गाइडेंस के साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कंसेप्चुअल लेक्चर मिलेंगे आपको, अच्छे से लेक्चर, मतलब आप प्रीलिम्स की तैयारी में हर सब्जेक्ट के लेक्चर भी लेंगे, तो लेक्चर इतने अच्छे होंगे कि आपको एक एक चीज क्लियर होगी और परीक्षा उपयोगी चीजें, टू द पॉइंट बात होगी, जहां से सेगमेंट से, जिन जिन सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं हर साल, जहां का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है जिस टॉपिक का, उस टॉपिक से आपको
पढ़ाया जाएगा अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, क्योंकि हर बार क्या होता है कि बच्चा बहुत पढ़ लेता है और बहुत पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन गलत कर पाता है। उसके पीछे रीजन है कंसेप्ट का कमजोर होना। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हिट कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए कंसेप्चुअल क्लास का भी बहुत रोल होता है और उस टीचर का भी अच्छा रोल होता है जिनके फंडे और कंसेप्ट क्लियर है, और वो टीचर आरएस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप यानी कि हमारे जो अनुभवी मेंटोर है, जो कि हाल ही में मेंटरशिप दे रहे हैं, उनका आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपको जो है कब क्या करना है, कौन सा दाव कब खेलना है, वो सारी चीजें हमारी पर्सनल मेंटरशिप में हमारे मेंटोर्स जो है आपको बताएंगे। तो ये 60 दिन का प्रोग्राम है दोस्तों, संभव 60 के नाम से चल रहा है। इसमें अभी हमने 1 तारीख को लॉन्च किया था इसको, ठीक है, 26 जनवरी के आसपास इसको लॉन्च किया था, और 1 तारीख से सभी चीजें जो है व्यवस्थित रूप से शुरू हो गई है, और 500 प्लस से भी ज्यादा स्टूडेंट इसमें इनरोल कर चुके हैं अभी तक। इसलिए आप भी देरी मत कीजिए और इनरोल कीजिए और संभव 60 का पूर्ण फायदा लीजिए। अगर आपका जो है संभव 60 में पढ़ने के बाद में अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है और प्रारंभिक परीक्षा पास कर देते हैं, तो हमारा मुख्य परीक्षा के लिए भी एक और प्रोग्राम है, वो है संभव 100, यानी कि 100 दिन का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में भी आपको मेंस की रिकॉर्डिंग, मुख्य परीक्षा की रिकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आप मेंस में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करो और इंटरव्यू कॉल के लिए आपको बुलाया जाए और फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम हो। ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे जो फीचर्स है वो है कंप्लीट नोट्स, टॉपिक वाइज डेली टेस्ट, वीकली फुल टेस्ट, डाउट सेशंस, ठीक है, विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल लेक्चर और पर्सनली मेंटरशिप आपको प्रदान करवाई जाएगी इस हमारे इस प्रोग्राम में भी, संभव 100 में भी। तो दोस्तों आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ आरएस जंक्शन स्टडी के साथ और भी वैल्यूफुल मूल्यवान बना सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।